we are about to start our next lecture, which is on the chapter number 236. This is the PhD, derivation of the pH, definition of pH, and the uses of pH. Let's start with the pH. The concentration of hydrogen ion in pure water is the basis of the pH scale. Basically, जो हमारा प्योर वाटर है यानी जो हमारा H2O है, just a second. जी, बेसिकली जो हमारा H2O है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है। अगर हम इस तरह से देखें तो बेसिकली हमारे पास आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन के आयन मौजूद हैं, लेकिन जब ये डिसोसिएट होता है हमारा वाटर यानी तो डिसोसिएशन या खुद डिसोसिएट हुआ है, हमने केमिकल डाल के डिसोसिएट किया है, तो हमारा पानी तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर हमने फाइंड करनी हो प्योर वाटर के अंदर इज द बेसिस ऑफ द पीएच स्केल। पीएच स्केल की ये डेफिनेशन नहीं है पर ये बेसिस है पीएच स्केल की। जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है प्योर वाटर में उसको कहते हैं हम पीएच स्केल। वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, बिकॉज इट आयनाइज वेरी स्लाइटली, ये बहुत स्लाइटली आयनाइज होता है इनटू आयंस इन अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयनाइजेशन एंड सेल्फ आयनाइजेशन। Now let me clear the point of autoionization. Auto means about ionization means ions process autoionization. The name of this autoionization is the self ionization. Okay? अपने आप को सेल्फ को आयनाइज लेना इज सेल्फ आयनाइजेशन प्रोसेस। अब जो हमारा वाटर है खुद बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत कम प्रोसेस है जिसके अंदर ये एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो क्योंकि जो वाटर है वो आयनाइज नहीं हो सकता प्रॉपरली, अगर हो भी जाए तो बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो वाटर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो दूसरा पॉइंट है इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइटेड या नॉट सेल्फ आयनाइजेशन का है वो ये है कि जब भी हम वाटर की डिसोसिएशन का रिएक्शन लिखते हैं हम उसके अंदर दो तरह के आइंस डालते हैं, एक हम ये रिएक्शन डालते हैं। ये जो रिएक्शन पानी के अंदर और उसी टाइम ये ठीक है। द रीजन के पानी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, क्योंकि वो पहले अपने रिस्पेक्टिव आइंस के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है और रिस्पेक्टिव आइंस पे कन्वर्ट होने के बाद वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हुए दोबारा से अपने रिएक्टेंट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc ऑफ दिस रिएक्शन में बी रिटन एज। अब बेसिकली हमारे पास रिएक्शन था रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट।
जब भी कोई रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हों, हम उसको उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। इक्विलिब्रियम हम केसी किस तरह से लिख सकते हैं? दिस प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, दिस रिएक्टेंट, राइट। ये जो अब हमारे पास केसी बना है, ठीक है, ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना है, ये हमारा क्या है? ये हमारा कांस्टेंट है फॉर द रिएक्शन ऑफ द वाटर। ये हमारे वाटर का रिएक्टेंट है, कांस्टेंट है। एज अ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन हर वक्त कांस्टेंट होती है। कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट फॉर द वाटर। ये तो नहीं हो सकता कि कुछ वाटर कहीं का पानी हो जिसके अंदर हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो सके, या कोई कोई इस तरह का पानी हो जिसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो ज्यादा हो सके। तो क्योंकि ये प्रोसेस नहीं हो सकता है, ऐसे हम कहते हैं कि जो H2O की कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है थ्रू आउट हर जगह पर, ठीक है। तो अब क्योंकि वो कांस्टेंट ही है, तो हम अबव इक्वेशन को किस तरह से मोल्ड कर सकते हैं? हम अबव इक्वेशन को, यानी के सी एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव को बाय H2O को के सी इंटू H2O इज इक्वल टू एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये चीज इसके अब बराबर हो गई है, ठीक है। ये चीज अब एच प्लस ओ एच के बराबर हो गई है। अब हमारे पास यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद एक न्यू टर्म आ गई है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि के सी इंटू वाटर बराबर हो गया है एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव आयन के, ठीक है। अब हमें एक जरूरत पड़ी है नए कांस्टेंट की, और वो नया कांस्टेंट क्या होगा वो अब हम देखते हैं। वो हमारे पास नया कांस्टेंट आया है ये के डब्ल्यू, ठीक है। अ न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नोन एज द आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है? आयनिक, ये जो के डब्ल्यू ये है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, यानी आयंस पे मुश्तमिल जो प्रोडक्ट बना है उसका कांस्टेंट है of water. Kw is used instead of the product of equilibrium constant and water. ठीक है। तो अब ये जो हमने पुरानी इक्वेशन में Kc इंटू वाटर किया है, अब हम क्या कह रहे हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है वो आयनिक प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट था और ये आयनिक में है, इसका हमें कांस्टेंट चाहिए। इसका कांस्टेंट हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू वाटर की जगह हम इस ओवरऑल को एक नया नाम दे देते हैं, जो कि है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ये जो W है ये है आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? के डब्ल्यू की वैल्यू अब हमारे पास दो है, एक है के सी इंटू H2O, और ठीक है, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एंड ओ एच नेगेटिव। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हमारे पास के डब्ल्यू की हो सकती है। अच्छा, के डब्ल्यू इज यूज इंस्टेड। अब हम क्या करें, जो के डब्ल्यू है वो इस एच पॉजिटिव ओ एच आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट के बराबर हो गया, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 एट एस टी पी, ठीक है। वो जो हम कह रहे थे कि के डब्ल्यू बराबर है हमारे के सी इंटू H2O के, या फिर ये और के लिए मैंने डाला है, और इट इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब हम उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, के डब्ल्यू इज इक्वल टू H पॉजिटिव
और OH नेगेटिव, ठीक है। एंड दिस KW and this OH negative is equal to 1.0 into 10 की पावर माइनस 14, ठीक है। इसकी ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या है, 1.0 10 की पावर माइनस 14 एट व्हाट, एट STP's कंडीशंस। व्हाट आर STP's कंडीशन? तो जो हमारे पास STP कंडीशंस वो होती हैं 25 डिग्री सी टेम्परेचर एंड 1 ATM प्रेशर। तो जब हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, दिस, जब हमारे पास 25 डिग्री सी टेम्परेचर प्लस 1 ATM का प्रेशर होगा, तब हमारे पास क्या सिचुएशन होगी, तब हमारे पास सिचुएशन होगी कि जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट है वाटर का वो बराबर होगा 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14 के, ठीक है। जो कि इटसेल्फ बराबर होगा हमारे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के, ठीक है। एज वी नो, जैसे कि हमें पता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रोड्यूस वन हाइड्रोजन आयन एंड वन OH ऑन डिसोसिएशन। So, as we all know, on dissociation of water, water produce one hydrogen ion and one hydroxide ion, ठीक है। एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है ऑन डिसोसिएशन। सो वी कैन से कि जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो बराबर है OH नेगेटिव आयन के, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं क्योंकि ये एक एक ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम कह सकते हैं जितने एच पॉजिटिव मौजूद हैं उतने ही OH नेगेटिव भी मौजूद होंगे, ठीक है। अब अगर दो एच पॉजिटिव मौजूद होते तो दो OH नेगेटिव ही मौजूद होंगे। इसीलिए हमने क्या किया, हमने कहा हम एक हाइड्रोजन के आयन को अगर इस तरह से लिख दें तो भी सेम ही है, क्योंकि जितने एच पॉजिटिव है उतने ही OH। अगर एक एच पॉजिटिव है तो दूसरा भी एक OH नेगेटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, टू सॉल्व द इक्वेशन, हम OH को भी H से रिप्लेस कर देते हैं और हम कहते हैं कि ये चीज मौजूद है 2 की पावर के साथ। नाउ लेट्स जस्ट एलैबोरेट इट। हम कह रहे हैं कि एच पॉजिटिव की वही कंसंट्रेशन है जो कि OH नेगेटिव की है, और इस चीज को क्लियर करने के लिए हम एच पॉजिटिव स्क्वायर लिख देते हैं जो कि बराबर होगा इस चीज के, ठीक है। और अब हम कह रहे हैं कि एच पॉजिटिव स्क्वायर है 1.0 इंटू 10 की पावर 14 के बराबर। तो अगर हमने सिर्फ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो हम अंडर रूट लेंगे इसका, और जब हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ये आ जाती है। नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन ऑन द व्हाइट बोर्ड फर्स्ट, ठीक है। हम कह रहे हैं अब हमारे पास ये सिचुएशन हो गई है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14, ठीक है। अब अगर हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन लानी है तो वी आर सपोज टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। When we take the square root on the both side, it becomes, when we solve the square root of this term, we get the value of okay, we get the value of 1.0 into 10 to the power minus 7 at STPs, यानी 25 डिग्री सी टेम्परेचर 1 ATM प्रेशर, ठीक है। इन कंडीशंस के ऊपर हम लोगों को एक हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो मिलती है 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 7 एट 25 डिग्री सी।
as it is very difficult to deal with the such small figures, जैसे 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -8 है, -0 है, तो इन सारी स्मॉल फिगर्स को डील करना इज़ वेरी टफ। तो हम क्या करते हैं, हम जिनके ऊपर खासतौर पर नेगेटिव लोगैरिथम हो, तो ये कन्वीनियंट होता है कि हम इन्हें कन्वर्ट कर दें पॉजिटिव फिगर्स के अंदर। इट इज़ टेकिंग द कॉमन बेस 10 लोगैरिथम, और इसको कैसे पॉसिबल है कि हम इन नेगेटिव लोगैरिथम वाली वैल्यूज का कॉमन बेस 10 लोगैरिथम ले लें, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर दें -1 के साथ। अब जब हम पी एच लिखते हैं, ठीक है, जब हम पी स्मॉल और एच बड़ा लिखते हैं, तो इस टर्म का पूरा मतलब क्या होता है? इसमें ये जो पी है इसका मतलब होता है नेगेटिव logarithmic of symbol, which symbol now? ठीक है, p का मतलब है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ द सिंबल। अब जब हम स्मॉल p और h लिखते हैं, तो इसमें जो सिंबल की बात हो रही होती है उससे नेक्स्ट सिंबल होता है। क्योंकि ये हमेशा हाइड्रोजन होता है या OH होता है, तो फिर हम इसको पढ़ते हैं कि ये pH है नेगेटिव लोगैरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इसी तरह से जब मैं POH लिखूं, तो ये बन जाएगा नेगेटिव लोगैरिथमिक ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि P के बाद जो सिंबल है वो OH है, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन होता है। यही बात आपको इधर बताई गई है कि जो P है बिफोर अ सिंबल, एक सिंबल से पहले जो P लिखा जाता है उसका मतलब है नेगेटिव लोगैरिथमिक of symbol. So P before H means the negative logarithmic of hydrogen ion. ठीक है, so therefore the pH is the negative logarithmic of molar concentration of hydrogen ion, negative logarithmic of molar concentration of hydrogen ion, and that is, ठीक है। अब pH को जो मैं बोल रही हूँ कि ये नेगेटिव लोगैरिथमिक है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, ये बन जाता है माइनस नेगेटिव लोगैरिथमिक को बच्चे हम लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हमारे पास जो फाइनल डेरिवेशन या इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव। With the reference to this equation, इस equation के reference के साथ a scale develops according to the molar concentration of hydrogen ion, and this is called pH scale. इस रेफरेंस ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी है इसके रेफरेंस है जो स्केल हमने बनाया अकॉर्डिंग टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से, उसको हम पीएच स्केल का नाम देते हैं। इसकी रेंज होती है 0 to 14। हमने पीएच स्केल की रेंज क्या रखी है? हमने पीएच स्केल की रेंज रखी है 0 से 14 तक। इस स्केल के अकॉर्डिंग जो पीएच ऑफ वाटर है उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? हमें पता है P कैपिटल H माइनस लॉग H पॉजिटिव है, और हमें ये भी पता है कि H पॉजिटिव की वैल्यू क्या है? माइनस लॉग 1.0 इंटू 10 की पावर -7। यही वैल्यू आई थी हमारे पास। जब हम इस पूरी टर्म का नेगेटिव लॉग लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7। क्या आता है? 7। माइनस लॉग अपने कैलकुलेटर्स में बेशक लग के देख लें। 1.0 10 की पावर -7 का जो नेगेटिव लोगैरिथम आता है वो आता है ये 7। So just a second. Yes. So the pH is equal to minus log pH is equal to minus log hydrogen ion concentration. We know the value of hydrogen ion concentration as we have derived it in the last slide, and the value of the H positive is minus 10 की power 10 की power -7, 1.0 into 10 की power -7, and जब हम इनका नेगेटिव लॉग लेते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास 7। जब हम अब अगर हम लोग लेते हैं, अब ये तो पीएच की कैलकुलेशन हो गई है, अब हम लेने लगे हैं नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन माइनस लॉग
एच। ठीक है। अब जब हम ये माइनस लॉग ओ एच लेने लगे, हमें पता है जितने हाइड्रोजन है उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन है। सो जब हम माइनस लॉग लेते हैं इसकी, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7। ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की क्या कंसेंट्रेशन है, वो भी है हमारे पास 7। पीओएच इज इक्वल टू लॉग माइनस लॉग ओ एच आयन की कंसेंट्रेशन। और फिर जब हम, अच्छा, दिस इज द नेगेटिव साइन, अ लिटिल बिट ब्लरी। तो जब पीओएच हम लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 7। ठीक है। तो पीएच वैल्यू जो है वो वेरी करती है 0 से 14 तक, और देयरफॉर हम कह सकते हैं जो पीएच और पीओएच है वो टोटल 14 है। अब हमने जो अभी व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक इक्वेशन सॉल्व किया, दोनों का आंसर 7 आया। तो जो नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन था उसका आंसर हमारे पास 7 आया। ठीक है। अगर हम उसको प्लस कर दें नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो कि 7 है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये 14 के बराबर हो सकता है। तो अगर हम इसको खुद मैनुअली करें, 7 + 7 इट्स इक्वल टू 14। तो ये टोटल 14 के बराबर है। सो द सम ऑफ द पीएच, जो पीएच और पीओएच सोल्यूशन है वो हमेशा 14 होता है 25 डिग्री से। सच एज नाउ वी हैव दिस स्केल। Now the main point here is highly acidic solution, slightly acidic solution, the neutral level, slightly basic and highly basic. So if you see here, when the pH is 0, जब pH 0 है यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 है, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन 14 है। जब 1 है तो इट इज 13। अब ये याद करने का क्या तरीका है? अब हमारे पास दो तरीके हैं बेसिकली। अगर तो हमें क्वेश्चन पूछा गया ना, यू हैव अ क्वेश्चन हियर कि सोल्यूशन है जिसकी पीएच गिवन है व्हिच इज 8, राइट? फाइंड इट्स पीओएच, इसकी पीओएच बच्चे फाइंड करना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसकी पीएच 8 है, पीओएच हमें नहीं पता, पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि पीएच प्लस पीओएच हमेशा बराबर होगा 14 के। पीएच 8 है, हम 8 लिख लेंगे, प्लस एक्स इज इक्वल टू 14। मैथ्स का रूल है, जो चीज़ एक जगह प्लस होती है दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाती है। एक्स जो एक जगह प्लस होती है दूसरी जगह जगह माइनस हो जाएगी। 8 प्लस हो रहा है, 14 में से 8 माइनस करें, क्या आंसर आएगा? यस, इट्स 6। ठीक है। इसका मतलब उसकी पीओएच 6 होगी और पीएच 8 होगी। एक तो सिंपल हमारे पास यही मेथड है। लेट्स जस्ट सॉल्व वन मोर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस रूल। Question is, we have solution of pH 10. Find its pOH. We have learnt an equation that pH and pOH is equal to 14. So according to this equation, if we write pH 10, pOH x 14, x is equal to 14 minus 10, which is equal to 4. That's mean the pOH is 4. ठीक है। ये तो हमारे पास कैलकुलेशन आ गई है पीएच की। अब अगर हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाए, क्वेश्चन इज दैट यू हैव अ solution having pOH of 14. Find its pH. What will you do now? You will again write the same equation and you will write x this time as the pH, pOH 14 and total 14.
व्हेन यू माइनस द 14 माइनस 14, इधर से अब ये इधर जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो। इसका मतलब कि इसकी पीएच क्या है, जीरो है। और पीएच जीरो होने का मतलब है कि दिस इज हाईली हाईली एसिडिक। एक तो हमारे पास ये तरीका है। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि अगर आपको इक्वेशन पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल 14 भूल जाती है तो देन यू कैन डू इज कि एक पीएच सबसे ऊपर लिखें, पीएच उसे लिखना शुरू करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। और उसके बाद फिर नीचे आपने पीओएच का चार्ट लिखना शुरू करना है। लेकिन अगर इधर इसको जीरो शुरू किया है तो देन पीओएच को उल्टा शुरू करें, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 एंड 5। अब मैच करें। अगर पीएच जीरो तो पीओएच 14, पीएच 1 तो पीओएच 13, पीएच 2 तो पीओएच 12, पीएच 3 तो पीओएच 11, पीएच 4 पीओएच 10, पीएच 5 तो पीओएच 9, pH 6 तो pOH 8, and now pH 7 तो pOH भी 7, क्योंकि pH प्लस pOH हमेशा बराबर होगा 14 के। 7 प्लस 7 इज 4, 6 प्लस 8 इज 14, 6 plus 8 is 14, 5 plus 9 is 14, 4 plus 10 is 14, 3 plus 11 is 14, 2 plus 12 is 14, 1 plus 13 is 14, 14 plus 0 is obviously 14। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं इस पूरे टेबल को याद कर लेने के। अब हमें रेंजेस पता होने चाहिए। रेंजेस हमें किस तरह से पता होनी चाहिए कि अगर तो पीएच की रेंज हमारे पास आती है 0 से 2 के बीच में तो इट इज हाईली एसिडिक। अगर ये आ जाती है 3 टू 6 में तो दिस इज स्लाइटली एसिडिक। अगर आती है 6 टू 7 के रेंज में तो दिस इज हाईली न्यूट्रल। अगर ये आती है 8 टू 10 11 के रेंज में तो दिस इज स्लाइटली बेसिक। और अगर ये आती है 11 टू 14 के रेंज में तो दिस इज हाईली बेसिक। अब एक और एमसीक्यू की टाइप जो यहाँ पे हमारे पास बन सकती है वो ये है कि अगर हमारे पास आ जाता है कि a solution having a pH less than 7 is ब्लैंक हो गया आगे, तो ये एसिडिक होगा। लेकिन अगर एक इस तरह से टर्म बन जाती है, सोल्यूशन हैविंग पीओएच लेस देन 7। अब मैंने पीओएच की बात की है, तो जब हम पीओएच लेस देन 7 की बात करेंगे तो इट विल हाईली बेसिक। लेकिन अगर पीएच लेस देन 7 यानी नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन 7 देन इट इज acidic. But if it is negative logarithm of hydroxide ion and the solution has PO8 negative logarithm of hydrogen ion concentration less than 7, then it is basic। ठीक है, इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना। अगर हम पीएच की बात करेंगे तो 7 से नीचे वाली चीजें एसिडिक होंगी, और अगर हम पीओएच की बात करेंगे तो 7 से नीचे वाली चीजें सारी बेसिक होंगी। इसी तरह से अगर हम पीएच की बात करेंगे तो 7 से अबव तमाम चीजें बेसिक होंगी, लेकिन अगर हम पीओएच की बात करेंगे तो 7 से नीचे वाली तमाम चीजें, 7 से ऊपर वाली तमाम चीजें बेसिक कहलाएंगी, एसिडिक कहलाएंगी। ठीक है, 7 से ऊपर वाली तमाम चीजें एसिडिक कहलाएंगी। सो ये रिवर्स है पीएच और पीएच और पीओएच का। So solution of a compound of pH 7 और pOH 7 is considered as a neutral solution। एक ऐसा solution जिसकी pH 7 या pOH 7 हो तो वो neutral solution कहलाता है। और solution of pH less than 7 are acidic। वो solution जिनकी pH less than 7 हो वो acidic हैं, और जिनकी more than 7 हो वो basic हैं, but respective to pH। पीएच स्केल जो है वो लॉगरिथमिक स्केल है, इसलिए हम ये बात कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन जिसकी पीएच 1 है वो 10 टाइम्स उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूशन नंबर 2 से। सोल्यूशन नंबर 2 की 100 टाइम्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूशन नंबर 3 से। सोल्यूशन नंबर 3 की 1000 टाइम्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूशन नंबर 4 से। सोल्यूशन नंबर 4 की 10,000 टाइम्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूशन नंबर 5 से। सोल्यूशन नंबर 5 का 1 लाख टाइम्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूशन नंबर 6 है। और सोल्यूशन नंबर 6 की
10 लाख टाइम्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूशन नंबर 7 से। क्योंकि ये एक लोगैरिथमिक स्केल है, इसलिए हम ये जो पॉइंट है वो रेज कर सकते हैं कि जो सोल्यूशन है जिसकी पीएच 1 है उसकी 10 टाइम्स हायर कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की देन द सोल्यूशन ऑफ पीएच 2, और पीएच 2 की 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है देन सोल्यूशन पीएच 3 एंड सो ऑन, जैसे भी मैंने आपको स्केल से बताया। हेंस लो पीएच वाली वैल्यूज मीन स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी पीएच की वैल्यू जितनी कम आएगी, जिसका नेगेटिव लोगैरिथम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिसकी नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एंड वाइस वर्सा। Keep this in your mind. This is really very important point for the MCQ and the for short as well. जिस भी सोल्यूशन की नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, जितनी कम वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जिसकी नेगेटिव लोगैरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा होती जाएगी वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा। So from this we can conclude that the pH of the neutral solution, एक neutral solution की pH हमेशा 7 होती है। Acidic solution have pH less than 7, acidic solution की pH हमेशा less than 7 होती है। Basic solutions have value greater than 7, अभी हम सिर्फ pH के respective बात कर रहे हैं, and pH plus pOH values ranges from 0 to 14। pH और pOH की जो value है वो 0 to 14 vary करती है। Now for I'm sharing the screen with you, just a second. In this video, we're going to have a look at the pH scale and some other simple indicators of acids and alkalis. In other videos, we have seen what makes something acidic, neutral, or alkaline. We can tell if something is acidic, alkaline, or neutral by using an indicator. Indicators are substances that show different colors when they are in acidic or alkaline conditions. Litmus paper is a simple indicator that tells us whether something is acid or alkali. Litmus is red in acids and blue in alkalis. Litmus paper is made from lichens, which have been used to dye cloth for hundreds of years. It can be used as a liquid or paper. The paper is easier and more reliable. It comes as red litmus paper and blue litmus paper. Red litmus paper changes colour from red to blue under alkaline conditions, but no change under acidic conditions. Blue litmus paper changes colour from blue to red under acidic conditions, but no change under alkaline conditions. So just remember that red litmus paper changes colour for alkalis and blue litmus paper changes colour for acids. However, litmus paper only tells us whether something is acid or alkali, but it does not tell us how acidic or alkaline a substance is. For this, we have the pH scale and a universal indicator. Universal indicator is a mixture of different indicators or dyes which has many different colour changes and so shows us the pH value of the solution. Again, it can be used as a liquid or a paper. The pH runs from 0 to 14, with 0 being extremely acidic, 7 being neutral, and 14 being extremely alkaline. Stomach acid is a strong acid with pH of about 2. Acid rain has a pH of about 5.5. Milk is neutral with a pH of 7. Seawater is a slightly alkaline. Soapy water is a strong alkaline. And bleach is a really strong alkaline with a pH of 13. Universal indicator is so called due to its ability to indicate the entire pH spectrum. There are other indicators that can be used that have other colour changes, but these two are the ones you need to know. We can also get even more accurate measurements of pH using a pH meter, which will give us readings to 0.01 of the pH. So from this lesson, you should now know indicators can tell us whether something is acidic or alkali and how acidic or alkali it is. Paper changes colour for alkalis and blue litmus paper changes colour for acids.
And universal indicator can give us more detail, indicating where on the 0 to 14 pH scale a solution is. Acids are from 0 to 6, neutral is 7, and alkalis are 8 to 14. Okay. So, according to our conclusions, I'm just repeating the conclusions once again that the pH of the neutral solution is always of pH 7. अच्छा, इस बात का अब हम दूसरी सेंस में मतलब लें तो वो ये है कि अगर pH 7 है न्यूट्रल सोल्यूशन का तो pOH भी 7 होगा. एसिडिक सॉल्यूशंस हैव pH लेस देन 7. अगर pH लेस देन 7 है तो एसिडिक है, और अगर pOH ग्रेटर देन 7 है तो फिर वो एसिडिक है. बेसिक सॉल्यूशंस हैव पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7. अगर तो पीएच ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक है, लेकिन अगर पीओएच लेस देन 7 है तो वो बेसिक है. और पीएच प्लस पीओएच वैल्यू जो है वो हमेशा 0 टू 14 होती है. इसका मतलब पीएच प्लस पीओएच इज ऑलवेज इक्वल टू 14. और यही हमारी क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम मैक्स जो है वो पीएच और पीओएच जो है वो आराम से फाइंड कर सकते हैं. ओके. In last we have to look at the uses of the pH के हमारे पास uses क्या हैं. हमारे बुक्स में सिर्फ 3 uses दिए हुए हैं. नंबर 1 इज ये इस्तेमाल होता है टू डिटरमाइन टू डिस्टिंग्विश द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सोल्यूशन. सोल्यूशन एसिडिक है बेसिक है किस तरह की नेचर का है इसको डिटरमाइन करने इसको जानने के लिए हम पीएच का इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द मेडिसिन. हमारी जो मेडिसिनल इंडस्ट्रीज हैं कोई भी मेडिसिन उसके अंदर बनती है. कुछ मेडिसिन अल्कलीन यानी बेसिक नेचर की होती हैं और कुछ जो है वो एसिडिक नेचर की होती हैं यानी लेस देन 7 पीएच वाली होती हैं. तो अगर हमारे मेडिसिन बनाते हुए जो सोल्यूशन का या मिक्सचर की पीएच है वो लेस देन 7 की जगह ग्रेटर देन 7 हो जाए तो हमारा जो पूरा मेडिसिन का बैच है उसे ज़ाया करना पड़ता है, या फिर वो गलत तरीके से अपना परफॉर्मेंस करता है, या फिर अक्सर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हायर पीएच के ऊपर वर्क ही नहीं करते. तो जो पीएच है वो हमारे मेडिसिन बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. नाउ वी कैन डिवाइड दिस पॉइंट इनटू द टू पॉइंट्स एज वेल. नंबर 1, एज इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द मेडिसिन्स इन मेडिसिनल इंडस्ट्रीज और इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. और नेक्स्ट पॉइंट हम बना सकते हैं इट इज यूज्ड इन द टू कल्चर एट अ माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. अब कल्चर जो हम बैक्टीरिया वगैरह का अपने माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स के अंदर बनाते हैं उसके अंदर बहुत ज़रूरी होता है जो बैक्टीरिया है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है. तो हर बैक्टीरिया अपने स्पेसिफिक पीएच पे काम कर रहा होता है. अगर पीएच की कंसंट्रेशन यानी अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम हो जाए तो बैक्टीरिया अपना काम प्रॉपरली नहीं करता. तो माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स के अंदर द पीएच प्लेज अ ग्रेट रोल एंड इम्पॉर्टेंट रोल एक्चुअली. The next point is it is used to prepare the solutions of the required concentration necessary for the certain biological reaction. बहुत से ऐसे biological reactions हैं जिनके अंदर pH का specific point पे होना is important. तो ये जो pH है वो इस्तेमाल होती है prepare करने के लिए solution of required concentration necessary for the biological reactions. तो ये 3 से 4 uses जो है वो हमारी सिलेबस के अंदर हैं जो पीएच के हैं. बट अदर देन दिस ये मेडिसिनल माइक्रोबायोलॉजिकल लैब और बायोलॉजिकल रिएक्शंस और जनरल नेचर ऑफ द केमिकल को फाइंड करने के अलावा पीएच आल्सो प्ले रोल इन अ डेली लाइफ एज वेल. अब हमारी डेली लाइफ में पीएच किस तरह से अपना रोल परफॉर्म करती है अब हम उसको देखते हैं. डेली लाइफ में हमारे पीएच क्या रोल परफॉर्म करती है. लेट्स सी दिस. Does pH only have to do with solutions in the laboratory? Or does it also affect plants and humans in daily life? Did you know that when acid rain flows into the rivers, the overall pH of the water reduces? And living organisms cannot survive if the change in pH is too much. In such cases, survival of aquatic animals becomes difficult. What about survival of plants? What's the most important factor for the healthy growth of a plant? Yes, it's the soil. Plants require a specific pH of the soil for healthy growth.
Plants cannot grow if the soil is too alkaline or too acidic. So if the soil is too acidic, its pH can be raised by adding lime, which neutralizes the excess acid in the soil. Similarly, if the soil is too alkaline, then its pH can be lowered by adding gypsum or some other substance which can neutralize the excess alkali present in the soil. And does it affect us too? By now, you should know that our stomach produces hydrochloric acid which helps in digestion. Sometimes, if too much acid is produced, it causes pain and irritation. It can even cause ulcers. In order to treat this hyperacidity, a patient is advised to take antacid tablets or antacid suspensions. And these antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, a mild base, is often used for this purpose. And the reaction looks something like this. The acid is neutralized to get salt and water. What about the pH in our mouth? Yes, the pH in our mouth also has an effect on our teeth. Tooth enamel is the hardest substance in our body and does not dissolve in water and mildly acidic solutions. However, it gets corroded slowly when the pH in the mouth falls below 5.5. But how does the pH fall below 5.5? When we eat food, some food particles remain stuck to the teeth. Bacteria present in the mouth produce acid by the degradation of the sugar and food particles present in the mouth. This is what causes decaying of the teeth. What's the best way to avoid this? We should clean our mouth after eating food. And something even better would be to avoid eating sugary foods. Cleaning the teeth using toothpastes help in preventing tooth decay. Toothpastes are generally basic and hence they neutralize the excess acid in the mouth and prevent tooth decay. The concept of pH also helps in understanding the self-defense used by certain animals and plants. If you've ever been stung by a honeybee, do you know what really caused that acute pain? Yes, it's the acid in that sting which caused the pain. So if we use a mild base like baking soda around the stung area, it gives us some relief. And in nature, there are leaves which have stinging hair and they inject acid upon touching them. Again, we use something which is basic in nature to get some relief. So these were some of the ways in which the concept of pH. Okay. So these are the some of the ways जिसमें हम pH का concept जो है वो इस्तेमाल कर सकते थे other than हमारे laboratory uses or pharmaceutical uses of the pH. So we can write these points as well in the uses of the pH, but after these three main points जो आपके screen पे हैं इस time, in तीन main points के बाद we can add some other points as well, like the point of the bee sting or like the point of the tooth decay as well. Uh, Toothpaste की जो pH 7 है वो कैसे neutralize करती है and all, but after these 3 points, because these 3 points are in our book, are in our syllabus, so we are supposed to write these points at the first. So this was it. If you have any question related to the pH or the uses of the pH of the pH of the solutions, you can ask me next 1 minute. If not, then you can ask me any question in the first 5 minutes of the next lecture. If you don't understand how we derive the pH, how we write the pH is equal to minus log H positive or pOH is equal to minus log OH negative ions, then you can ask me any question now. No? So, okay. For till the next lecture, Allah Hafiz and thank you, and attempt the test related to these slides or help others as well.